नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल टोटल क्राइम स्टोरी में स्वागत है कि दोस्तों हरियाणा के रेतीले रास्तों से घिरे छोटे से गांव ढानी लक्ष्मण में सुबह की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आकाश पर सूरज अपनी कोमल किरणों से खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। गांव की जिंदगी हमेशा की तरह साधारण थी। खेतों में बैलों की आवाज, चूल्हों पर चढ़ते बर्तनों की खनक और बच्चों की चहचहाट सब मिलकर एक सामान्य दिन की शुरुआत का आभास दे रहे थे। संजय का परिवार भी उसी लय में अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में लगा हुआ था। संजय खेत की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी सुमित्रा आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी और घर का सारा काम संभाल रही थी। उनके घर की सबसे बड़ी बेटी मनीषा, जिसकी उम्र महज 18 साल थी, आज जैसे एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपने माता पिता से कहा कि वह आज बीएसएसएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है। यह उसके जीवन का एक बड़ा कदम था। उसकी आंखों में सपने थे, जैसे कोई पंछी आसमान की ऊंचाई नापने के लिए पंख फैलाता है। माँ ने उसका चेहरा देखा और उसे आशीर्वाद दिया। पिता ने समझाया कि किसी भी परेशानी में तुरंत फोन कर लेना, घबराना मत। निकलते समय उसकी माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा। उसकी बेटी भारी बैग कंधे पर तांगे पगंडी से होकर कॉलेज की ओर जा रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो जीवन ने उसे नया रास्ता दिखा दिया हो। माँ की आंखें उस पर तब तक टिकी रही जब तक वह ओझल नहीं हो गई। रास्ता छोटा था और सामान्य दिनों की तरह सुरक्षित भी माना जाता था। किसी को चिंता की कोई वजह नहीं थी। लेकिन कभी कभी नियति की डोर ऐसे उलझ जाती है कि एक साधारण दिन जीवन भर के अंधेरे में बदल जाता है। दोस्तों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोपहर शाम में ढल गई। सूरज का रंग लालिमा से भर उठा। घर के लोग इंतजार करने लगे कि कब दरवाजा खटकेगा और मनीषा भीतर आएगी। मगर घंटों बीत गए, वह नहीं लौटी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कॉलेज में कुछ औपचारिकताएं लंबी हो गई होंगी, लेकिन जब शाम 6 बज गई और ना फोन आया ना कोई संदेश, तो घर में बेचैनी की लहर दौड़ गई। सुमित्रा बार बार आंगन के दरवाजे पर जाकर सड़क की ओर देखती, मानो अगले ही पल उसकी बेटी लौट आएगी। संजय जब खेत से लौट रहे थे तभी उनके फोन पर लगातार कॉल आने लगे। घबराई हुई आवाज आई, मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी। उस पल जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देर किए वह गांव की बस पकड़कर दौड़े दौड़े घर पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह कॉलेज गई थी, लेकिन अब तक लौटी नहीं है। पुलिस ने लापरवाही भरे शब्द कहे, लड़की जवान है, किसी के साथ चली गई होगी, 2-3 दिन में खुद लौट आएगी। यह सुनकर संजय का खून खौल उठा। एक पिता के लिए यह किसी तेजधार के वार से कम नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उसी रात उन्होंने गांव के हर कोने में जाकर बेटी को ढूंढा। कॉलेज तक गए, आसपास पूछताछ की, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। संजय की आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थी। तीसरे दिन की सुबह सिंघानी गांव का एक किसान खेतों में काम करने पहुंचा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक महिला की ज्योति पर पड़ी। वह घबराया, कुछ कदम आगे बढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक लाश पड़ी थी। दृश्य इतना भयानक था कि किसान की चीख निकल गई। वह दौड़ता हुआ गांव वालों को बुलाने गया। लोग पहुंचे तो देखकर काम गए। शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी गई। जल्द ही वहां भीड़ जमा हो गई। संजय को फोन किया गया कि एक लाश मिली है, आकर पहचान करनी होगी। जब संजय वहां पहुंचे और लाश पर नजर डाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उनकी बेटी थी, जिसकी आंखें निकाल दी गई थी, गर्दन किसी धारदार हथियार से काट दी गई थी और चेहरा किसी रसायन से कपड़े फटे हुए थे। पूरा गांव चीखों और सिसकियों से गूंज उठा। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठने लगी। पुलिस ने जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, उसमें कई बातें छुपाई गई लग रही थी। परिवार ने रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया। इस बार साफ कहा गया कि हत्या धारदार हथियार से की गई है और शरीर को पहचान मिटाने के लिए विकृत किया गया है। परिवार को शक था कि मनीषा के साथ पहले दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या की गई। दोस्तों, गांव में गुस्सा फूट पड़ा। लोग हाईवे पर जमा होकर जाम लगाने लगे। भीड़ बढ़ती गई। प्रशासन घबरा गया। मुख्यमंत्री तक को दखल देना पड़ा। कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कई सवाल उठे। कॉलेज प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज देने से क्यों मना किया?
मनीषा कॉलेज गई, यह फुटेज था। लेकिन लौटते समय का कोई फुटेज क्यों नहीं मिला? क्या कॉलेज के अंदर ही कुछ हुआ था या उसे बाहर बहला फुसला कर ले जाया गया? धीरे धीरे जांच में सामने आया कि मनीषा कई बार रास्ते में कुछ लड़कों से परेशान होती थी। वे उसका रास्ता रोकते, सीटी बजाते। मनीषा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन वही छेड़छाड़ एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन गई। 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि उनमें से एक मनीषा से एक तरफा प्रेम करता था। जब उसने उसे नजरअंदाज किया तो उसका अहंकार आहत हुआ। उसने अपने 2 दोस्तों को साथ मिलाकर कहा कि लड़की को सबक सिखाना है। उन्होंने पहले से साजिश रची थी। उस दिन कॉलेज तक उसका पीछा किया और उसे सुनसान खेत की ओर ले गए। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने बेरहमी से उसे मार डाला। पहचान मिटाने के लिए आंखें निकाल दी और चेहरे पर केमिकल डाल दिया। संजय को जब यह सच बताया गया तो वे बेहोश हो गए। गांव की औरतें उनके घर आकर रोती और कहती, भाई साहब, यह लड़ाई अब हमारी भी है। यह सिर्फ आपकी बेटी की नहीं, हर बेटी की लड़ाई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश दिया। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। गांव के लोग हर तारीख पर अदालत के बाहर जमा होते, नारे लगते, मनीषा को न्याय दो। अदालत में सबूत पेश हुए, मोबाइल चैट, वीडियो, गवाहियां। वकील ने बताया कि यह हत्या योजनाबद्ध थी। आखिरकार अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और कठोरतम सजा सुनाई। उस दिन अदालत के कमरे में सन्नाटा था। जैसे ही फैसला सुनाया गया, बाहर खड़ी भीड़ ने राहत की सांस ली। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। दोस्तों, संजय और सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू राहत और न्याय के थे। उन्होंने कहा, हमारी बेटी अब वापस नहीं आएगी। लेकिन इस न्याय ने अनगिनत बेटियों की रक्षा के लिए मिसाल कायम की है। अगर समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। दोस्तों, गांव के बच्चों ने मनीषा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। परिवार ने उसके नाम पर शिक्षा समिति बनाने का फैसला किया। गांव की और लड़कियां कहने लगी, हम भी पढ़ेंगे, मनीषा दीदी के सपनों को पूरा करेंगे। दोस्तों, यह कहानी केवल एक लड़की की हत्या की नहीं रही, यह एक समाज की चेतना का प्रतीक बन गई। मनीषा मरकर भी जागृति बन गई, जिसकी याद हमेशा लोगों को यह सिखाएगी कि बेटियों की हिफाजत केवल कानून से नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता और संवेदनशीलता से ही संभव है। आखिरी सुनवाई के दिन जब कोर्ट का कमरा लोगों से खचाखच भर गया था, तब सबकी निगाहें जज की ओर टिकी हुई थी। संजय और सुमित्रा दोनों की सांसें जैसे थम सी गई थी। माहौल में एक अनकहा डर, एक अनजाना सन्नाटा पसरा हुआ था। गवाहियां पूरी हो चुकी थी, वकीलों ने अपनी बहस पूरी कर ली थी और अब फैसले का इंतजार था। जज ने जब अपने शब्दों को अदालत की दीवारों पर छोड़ा तो सन्नाटा और गहरा हो गया। तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और अदालत ने उन शब्दों ने न केवल संजय के दिल में हलचल मचाई, बल्कि पूरे गांव, पूरे प्रदेश और समाज के लिए एक संदेश बनकर गूंज उठे। अदालत ने कहा था कि यह अपराध केवल एक लड़की के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। बाहर खड़े हजारों लोगों ने यह सुनते ही ताली बजाना शुरू कर दिया। कई लोग रो पड़े, कई लोगों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ के चेहरे पर राहत थी तो कुछ के चेहरे पर गर्व। गांव के बुजुर्गों ने आंखों में आंसू लिए, आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा कि न्याय हो गया। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती ने राहत की सांस ली हो। दोस्तों, संजय ने भीड़ की ओर मुड़कर हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी अब लौट कर नहीं आएगी। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसके सपने, सब कुछ मुझसे छीन गया है। लेकिन आज का यह फैसला यह बताता है कि अगर हम सब एकजुट होकर खड़े हो जाए तो कोई अपराधी बच नहीं सकता। सुमित्रा उनके पास खड़ी थी। उसका चेहरा थकान और दर्द से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक माँ की जिसने अपनी बेटी खो दी थी, लेकिन न्याय पाकर उसके आत्मा को चैन मिला था। दाव लौटते समय रास्तों पर लोग खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। हर गली, हर चौपाल पर लोग एक ही बात कह रहे थे, यह न्याय सिर्फ मनीषा का नहीं, बल्कि हर बेटी का न्याय है। उस राजधानी लक्ष्मण गांव के चौपाल पर लोगों ने सभा रखी। मोमबत्तियों की लौ अंधेरे में चल रही थी और लोग मनीषा की तस्वीर के सामने फूल चढ़ा रहे थे। बच्चों ने उसकी तस्वीर को देखकर कहा, हम भी दीदी की तरह पढ़ेंगे। औरतें रो रही थी, लेकिन रोते रोते उनके होठों पर यह भी था कि अब हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। दोस्तों, धीरे धीरे यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगी। हर चैनल पर चर्चा हो रही थी, अखबारों में सुर्खियां छप रही थी। अखबारों में सुर्ख, बड़े बड़े शहरों में लोग सड़क पर उतरकर मनीषा के नाम पर रैली करने लगे।
कहीं मोमबत्तियां जलाई जा रही थी तो कहीं पोस्टर उठाकर नारे लगाए जा रहे थे। जस्टिस फॉर मनीषा हर जगह लिखा जाने लगा। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने उसका नाम अपने प्रोफाइल पर लिख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक मासूम की बरी ने पूरे समाज की आत्मा को झकझोर दिया हो और लोग अब खामोश नहीं बैठना चाहते थे। दोस्तों, परिवार ने तय किया कि मनीषा के नाम पर एक शिक्षा समिति बनाई जाएगी। यह समिति उन बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी जिनके माता पिता उन्हें आगे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है। संजय ने कहा, मेरी बेटी का सपना था कि वह नर्स बने, लोगों की सेवा करे। अब उसका सपना बाकी बेटियों के जरिए पूरा होगा। गांव की औरतें बोली कि वे अपनी बेटियों को डर के कारण नहीं रोकेंगी, बल्कि उन्हें पढ़ने भेजेंगी ताकि वे भी मनीषा की तरह बड़े सपने देख सकें। लेकिन इसके पीछे का घाव अभी भी ताज़ा था। संजय हर रात उस कमरे में बैठते जहां मनीषा पढ़ाई किया करती थी। उसकी किताबों को सहलाते, उसके लिखे नोट्स को पढ़ते। मेयर्स पर उसकी डायरी पड़ी थी। जब संजय ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, मुझे डॉक्टर बनना है या नर्स, फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूं कि मेरी वजह से कोई माँ अपनी बेटी को खोने का दर्द न झेले। इन शब्दों को पढ़ते ही संजय की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सोचती थी। दोस्तों, गांव में कई महीनों तक हर हफ्ते मोमबत्ती जलाकर सभा होती रही। लोग न्याय की मिसाल को याद करते, पर इस न्याय के साथ साथ यह डर भी था कि समाज कब तक जागा रहेगा। क्या आने वाले दिनों में और बेटियां सुरक्षित होंगी? इस सवाल ने लोगों की नींद छीन ली थी। पुलिस प्रशासन ने गांव में जाकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाने का आश्वासन दिया। जगह जगह महिला हेल्पलाइन नंबर लिखे जाने लगे। गश्त बढ़ा दी गई। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि असली बदलाव कानून या पुलिस से नहीं आएगा। असली बदलाव तो तभी आएगा जब समाज अपनी मानसिकता बदलेगा, जब लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, जब उनकी नाह को सम्मान मिलेगा। कई शिक्षकों ने अपने स्कूलों में बच्चों को यह सिखाना शुरू किया कि औरत और आदमी बराबर है। कुछ गांवों में पंचायतों ने यह फैसला लिया कि अब से छेड़छाड़ करने वालों को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। समाज का चेहरा बदलने लगा था, लेकिन दर्द अभी भी लोगों की आंखों में तैरता था। मनीषा का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन उस अधूरेपन ने हजारों सपनों को जन्म दे दिया। उसकी तस्वीर आज भी गांव के चौपाल पर लगी है। जब बच्चे वहां खेलते हैं तो उसे देखते हैं और कहते हैं, हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी नर्स बनेंगे। संजय और सुमित्रा जब भी वहां से गुजरते हैं उनकी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन उनके दिल में यह भरोसा भी होता है कि उनकी बेटी ने यह भरोसा भी होता है कि उनकी बेटी ने यह भरोसा भी होता है कि उनकी बेटी ने यह घर भी समाज को जगा दिया। अब कोई भी उसे भुला नहीं सकता। उस रात में ठंडी सरस राहत थी। चौपाल पर बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बिटिया अब तारे बनकर हम पर नजर रख रही है। जब भी कोई बेटी हिम्मत से खड़ी होगी, समझ लेना कि मनीषा की आत्मा वही है। उस क्षण गांव में एक अद्भुत शांति छा गई। सब लोग चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि वाकई कोई चमकता तारा उन पर नजर रख रहा है, और वही तारा उन्हें यह याद दिला रहा था कि न्याय केवल अदालत में नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब समाज खड़ा होकर कहे, अब और नहीं। दोस्तों, उस रात जब गांव में सब आसमान की ओर देख रहे थे और एक तारे को मनीषा की आत्मा मानकर आंखों में आंसू लिए चुप खड़े थे, तभी एक हल्की हवा चली और चौपाल पर जल रही मोमबत्ती की लौ हिलकर जैसे इशारा करने लगे। बुजुर्ग बोले, देखा बिटिया हमें जवाब दे रही। सबकी आंखें और भी भर आई। संजय ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बिटिया तू जहां भी है चैन से रहना, तेरा नाम अब कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे गांव की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन हर गली, हर चौपाल और हर घर में मनीषा का नाम गूंजता रहा। बच्चे जब पढ़ाई करते तो कहते कि यह हम सिर्फ अपने लिए नहीं, मनीषा दीदी के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। औरतें जब खेतों में काम करती तो एक दूसरे से कहती, अब हमारी बेटियां डरकर घरों में नहीं बैठेंगी, वे पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। दोस्तों, एक दिन दिल्ली से कुछ छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता गांव आए। उन्होंने संजय और सुमित्रा से मुलाकात की और कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि मनीषा के नाम पर एक फाउंडेशन बने जो पूरे देश की बेटियों के लिए काम करे। शुरुआत में संजय चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, मैं एक गरीब किसान हूँ, मुझे इन बड़ी बड़ी बातों की समझ नहीं है, लेकिन अगर मेरी बेटी के नाम से कोई और बेटी आगे बढ़ सकती है तो। दोस्तों, फाउंडेशन बना और उसका उद्घाटन गांव के मंदिर प्रांगण में हुआ। उस दिन गांव के बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए थे।
मंच पर मनीषा की तस्वीर रखी थी। फूलों से सजी दूर दूर से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आए। जब परचम खोला गया तो उस पर लिखा था मनीषा शिक्षा और सुरक्षा फाउंडेशन। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आई। दोस्तों, उस फाउंडेशन के जरिए कई गरीब बच्चों की फीस भरी जाने लगी। कुछ गांव में स्कूल की छत टूटी हुई थी, वहां मरम्मत कराई गई, किताबें खरीदी गई और लड़कियों में बांटी गई। यह सब देखकर गांव वालों को लगने लगा कि उनकी बिटिया सिर्फ एक स्मृति नहीं बल्कि एक चिंगारी है जिसने बदलाव की आग जलाई है। लेकिन इसके साथ ही संजय और सुमित्रा का व्यक्तिगत दुख अब भी वैसा ही था। रात के समय जब सब सो जाते, संजय आंगन में बैठकर तारे गिनते और सोचते कौन सा तारा उनकी बेटी है। कभी कभी वह नींद में उसकी आवाज सुनते, पापा रोइए मत, मैं यही हूं। वह हड़बड़ा कर उठते, लेकिन पाते कि चारों ओर सन्नाटा है, सिर्फ हवा की सरसराहट है। दोस्तों, सुमित्रा भी अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर मनीषा के कपड़े निकालती और उनसे बातें करती। वह कहती तो कितनी बार कहती थी, माँ मैं नर्स बनकर तेरे लिए दवा लाऊंगी, तेरा दर्द दूर कर दूंगी। आज तू चली गई पर मेरा दर्द कौन दूर करेगा। और फिर वह आंसुओं में डूब जाती। गांव में जब किसी शादी में ढोल नगारे बजते तो सुमित्रा को अपनी बेटी की याद आती। उसे लगता कि अगर वह जिंदा होती तो शायद कुछ सालों बाद उसकी भी बारात आती, वह सजी धजी दुल्हन बनकर घर की चौखट पार करती। यह सोचते ही उसका दिल कसक उठता। एक दिन गांव के स्कूल में एक छोटा कार्यक्रम रखा गया। वहां बच्चों ने नाटक किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक लड़की को पढ़ने से रोका जाता है, फिर कैसे समाज बदलता है और वह लड़की डॉक्टर बनती है। नाटक के अंत में बच्चों ने मनीषा की तस्वीर उठाकर मंच पर रखा और सब ने कहा हम तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। उस क्षण संजय और सुमित्रा की आंखों से आंसू झरते रहे, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी। दोस्तों, समाज के इस बदलाव को देखकर दूर दराज के गांवों ने भी प्रेरणा ली। अब और भी जगहों पर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे आने लगे। पंचायत की बैठकों में यह मुद्दा उठाया जाने लगा कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे बढ़ाए जाए। कई गांवों ने खुद यह नियम बना लिया कि अगर कोई लड़की के साथ गलत व्यवहार करेगा तो उसे पूरे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। दोस्तों, समय बीतता गया, लेकिन मनीषा का नाम और उसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। एक दिन जिला स्तर पर बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें मनीषा को मरणोपरांत बहादुरी सम्मान दिया गया। उस दिन संजय और सुमित्रा को मंच पर बुलाया गया। मंच पर चढ़ते समय दोनों कांप रहे थे क्योंकि उनके लिए यह गर्व भी था और गहरा दर्द भी। जब मनीषा का नाम पुकारा गया और उसके नाम पर पुरस्कार दिया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संजय ने माइक पर आते ही सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी आज यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ मौजूद है। वह हर बेटी के दिल में जिंदा है। दोस्तों, कार्यक्रम खत्म होने के बाद कई लोग उनके पास आए और बोले कि उन्होंने भी अपनी बेटियों का दाखिला स्कूल में करा दिया है। कुछ महिलाएं आई और बोली, भाई साहब आपकी बिटिया ने हमें हिम्मत दी है, अब हम अपनी बेटियों को छुपाकर नहीं रखेंगे। संजय ने यह सुनकर सोचा कि सचमुच उसकी बेटी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उस रात जब वे घर लौटे, आकाश में वही चमकता तारा और भी रोशन दिखाई दिया। संजय ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, बेटिया देख, तूने कितनों की जिंदगी बदल दी। अब तो हमें माफ कर देना कि हम तुझे बचा नहीं पाए। आहिस्ता आहिस्ता मनीषा का नाम एक आंदोलन, एक प्रतीक बन गया। लोग जब भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाते तो कहते यह मनीषा की देन है। उसकी कहानी किताबों में लिखी जाने लगी, अखबारों में छपने लगी और समाज शास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षक अपने छात्रों को यह कहानी सुनाने लगे। दोस्तों, गांव के बच्चे जब भी चौपाल पर खेलते वे मनीषा की तस्वीर के सामने रुककर हाथ जोड़ते और रात को जब सब सो जाते हवा में कभी कभी किसी के गुनगुनाने की तरह आवाज सुनाई देती, जैसे कोई बच्ची पास आकर कह रही हो, डर मत, मैं यहीं हूँ। गांव के बुजुर्ग कहते कि अब यह धरती तब तक सोई नहीं रहेगी जब तक हर बेटी सुरक्षित ना हो जाए, और लोग मानते कि उस रात आसमान में चमकता हुआ तारा केवल रोशनी नहीं था बल्कि एक आत्मा थी जो कह रही थी, न्याय अभी बाकी है, लाया अभी जारी है। दोस्तों, गांव में मौसम बदलते रहे। खेतों में कभी हरे भरे गेहूं लहराते, कभी सुनहरी बालियां हवा में झूमती, लेकिन हर मौसम में एक खालीपन था जो सबके दिलों को चुभता। मनीषा की अनुपस्थिति को कोई भर नहीं सकता था। संजय अक्सर खेत में हल चलाते हुए रुक जाते और दूर देखते जैसे कोई आवाज उन्हें पुकार रही हो। वह जानता था कि यह उसकी कल्पना है, पर मन मानने को तैयार नहीं होता था। सुमित्रा भी जब कुएं से पानी भरती तो लगता जैसे पीछे से कोई आकर कह रहा हो, माँ थोड़ा पानी मुझे भी पिला दो। वह मुड़कर देखती पर वहां कोई नहीं होता। समय के साथ गांव का माहौल सचमुच बदलने लगा।
पहले जहां लोग बेटियों के जन्म पर चुप्पी साध लेते थे, अब वहीं लोग मिठाइयां बांटने लगे। जब भी किसी के घर बेटी का जन्म होता तो लोग कहते, यह हमारी नई मनीषा है। बच्चों के नाम भी उसकी याद में रखे जाने लगे। एक स्कूल में 5 बच्चियों का नाम मनीषा रखा गया। शिक्षक जब उपस्थिति लेते तो कई बार भावुक हो जाते। दोस्तों, शहरों से भी लोग गांव आने लगे। पत्रकार, समाज सेवी, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी वे मनीषा की कहानी सुनते और अपने देशों में बताते। धीरे धीरे यह नाम सिर्फ गांव या जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीमाओं के पार भी गूंजने लगा। एक विदेशी पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारत की मिट्टी ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने अपनी बलि देकर हजारों बेटियों को नया जीवन दिया। दोस्तों, एक दिन एक बड़ी विश्वविद्यालय ने संजय और सुमित्रा को बुलाया। वहां से उन्हें संबोधित करने का निमंत्रण मिला। हॉल में हजारों छात्र बैठे थे। मंच पर आते ही दोनों की आंखें भर आई। संजय ने कहा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आज यहाँ खड़े होकर यह देख रहा हूँ कि मेरी बेटी की कहानी आप सबके दिलों तक पहुंची है। मेरी बिटिया अब सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात जब वे गांव लौटे तो पूरे रास्ते चांदनी बिखरी हुई थी। संजय ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बेटिया, तू सचमुच अमर हो गई है। दोस्तों, समय के साथ साथ मनीषा की याद में एक अस्पताल का नाम वहां आने वाली हर मरीज को लगता कि यह जगह किसी आत्मा का। डॉक्टर कहते, यह अस्पताल सिर्फ इलाज का स्थान नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। जब कोई बच्ची ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी होती तो लोग कहते, यह मनीषा का आशीर्वाद है। गांव में हर साल उसकी पुण्यतिथि पर एक विशाल सभा होती। दूर दूर से लोग आते, मंच सजता, गीत गाए जाते, बच्चे नृत्य और नाटक करते। उस दिन पूरे गांव में मेरे जैसा माहौल होता, लेकिन वातावरण में गहरा भाव भी होता। संजय और सुमित्रा उस दिन लोगों के बीच बैठकर अपनी आंखों से आंसू बहाते और मन ही मन सोचते कि उनकी बेटी सचमुच कितनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि अब उसका नाम पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, लेकिन इनके बीच दर्द भी बना रहा। संजय को अक्सर यह ख्याल आता कि अगर उस दिन उसकी बेटी बच जाती तो आज वह कॉलेज में पढ़ रही होती, किताबें ये गांव से शहर जा रही होती। कभी कभी वह कल्पना करता कि उसकी बेटी उसके बूढ़े होने पर उसके पास बैठकर कहती, पापा अब आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। यह सोचते ही उसकी आंखें तबड़बा जाती। गांव की लड़कियों ने अब उसकी जगह लेने की ठानी। वे कहती, हम सब मिलकर उसकी जगह पूरी करेंगे। स्कूल की एक बच्ची ने एक दिन कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी और गांव की बेटियों को मुफ्त इलाज दूंगी। दूसरी बोली, मैं वकील बनूंगी ताकि और किसी मनीषा को न्याय के लिए तड़पना ना पड़े। यह सुनकर संजय का मन भर आता और उसे लगता कि उसकी बेटी सचमुच इन बच्चियों में ही जी रही है। दोस्तों, धीरे धीरे यह बात राजनीति तक भी पहुंची। विधानसभा में मनीषा का नाम लिया जाने लगा। नेताओं ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। योजनाएं बनी, नए स्कूल खुले, छात्रवृत्तियां दी। भले ही राजनीति में लोग अपने हित साधते हो, लेकिन इस बार हर किसी के होठों पर एक ही नाम था, मनीषा। सालों बीत गए, गांव का चेहरा बदल गया। मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकान बनने लगे। गली में बिजली के खंभे खड़े हुए। स्कूल की दीवारें नई ईंटों से चमकने लगी। लेकिन गांव के मंदिर के पास लगी मनीषा की तस्वीर वैसी ही रही। हर सुबह लोग वहां दिया जलाते और प्रणाम करते। बच्चे वहां खेलते खेलते रुककर उसकी तस्वीर को देखते और फिर अपनी किताबें उठाकर दौड़ पड़ते। दोस्तों, एक रात संजय को सपना आया। उसने देखा कि एक रोशनी का दरवाजा खुलता है और उसमें से मनीषा सफेद कपड़ों में मुस्कुराते हुए निकलती है। उसने आकर कहा, पापा अब मुझे दुख मत दीजिए, मैं खुश हूँ। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब बेटियां डरती नहीं, वे आगे बढ़ रही हैं। संजय ने उसके हाथ पकड़ने चाहे, लेकिन वह धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। संजय हड़बड़ा कर उठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून भी था। उसने सुमित्रा को जगाया और कहा, तेरी बिटिया आई थी। उसने कहा है कि अब हमें दुख छोड़ देना चाहिए। सुमित्रा भी रोने लगी, लेकिन उसके आंसुओं में पहली बार एक हल्की मुस्कान थी। गांव के लोग कहते कि जिस रात यह सपना, उसी रात आसमान में एक अनोखी आभा फैली थी। तारे सामान्य से अधिक चमक रहे थे और चांद जैसे मुस्कुरा रहा था। बुजुर्गों ने कहा, यह संकेत है कि वह आत्मा शांति पा चुकी है। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल नई बच्चियां जन्म लेती, हर साल नए सपने सजते और हर साल लोग कहते, यह सब मनीषा की वजह से संभव हुआ है।
उसका नाम अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका था, लेकिन उससे भी ज्यादा लोगों के दिलों में दोस्तों, और शायद यही एक इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। जब वह शरीर से चला जाए लेकिन उसकी आत्मा समाज की धड़कनों में जिंदा रहे, उसकी याद पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहे। मनीषा भी अब एक नाम नहीं रही थी, वह एक आंदोलन, एक चेतावनी और एक उम्मीद बन चुकी थी। दोस्तों, उसके गांव की मिट्टी अब सिर्फ खेतों को ही उपजाऊ नहीं बनाती थी, बल्कि हजारों बेटियों के सपनों को भी जन्म देती थी। और जब भी कोई बच्ची अपने घर से किताब लेकर स्कूल की ओर चलती, तो लगता जैसे उसके कदमों में मनीषा की आत्मा साथ चल रही हो, फुसफुसाती हुई कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना मत दोस्तों। उस रात के बाद सचमुच गांव में माहौल और बदलने लगा। लोग कहते थे कि जब आत्मा शांति पा जाती है तो उसके प्रभाव से धरती की ऊर्जा भी बदल जाती है। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती, जिन्हें लोग मनीषा के आशीर्वाद से जोड़ते। तभी कोई बच्ची बीमार पड़ जाती और अचानक बिना दवा के ही ठीक हो जाती, तो लोग कहते यह मनीषा का हाथ है। तभी कोई बड़ी दुर्घटना टल जाती, तो गांव के बुजुर्ग कहते हमारी बेटी हमें ऊपर से वह हमें बचा रही है। दोस्तों, बच्चियों के बीच अब एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। पहले जहां वे झिझक कर बोलती थी, अब वे खुले दिल से अपने सपने कहती। कोई कहती मैं वैज्ञानिक बनूंगी, कोई कहती मैं पायलट बनूंगी। पहले तो लोग मजाक करते थे, लेकिन धीरे धीरे सबकी सोच बदल गई। अब मजाक उड़ाने वाला कोई नहीं था, अब हर सपना गंभीरता से लिया जाने लगा। दोस्तों, समय के साथ इस गांव की कहानी आसपास के जिलों में फैलती गई। दूर दूर से लोग सिर्फ यह देखने आते कि आखिर कैसे एक गांव ने अपनी सोच को इतना बदल दिया। साधु संत भी आते और कहते यह मिट्टी अब पवित्र हो चुकी है, यहाँ जन्म लेने वारी हर बेटी किसी न किसी उद्देश्य के लिए आई है। दोस्तों, संजय और सुमित्रा के घर के बाहर अब रोज दिए जलते, रांची रुककर प्रणाम करते। दोनों को यह सब देखकर गर्व होता, लेकिन उनके दिल का दर्द भी उतना ही गहरा रहता। कई बार रात को सन्नाटे में सुमित्रा आंगन में बैठ जाती और आसमान की ओर देखती। वह धीरे धीरे बुदबुदाती, बेटिया तू कहीं भी हो, बस इतना जान ले कि तेरी माँ तुझे भूल नहीं पाई है। और हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर निकलता, जैसे कोई अदृश्य हथेली उसके आंसू पोंछ गई हो। दोस्तों, एक बार गांव में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ। उसमें दूर दराज के लोग आए। अनुष्ठान के बीच एक बुजुर्ग साधु ने कहा, इस गांव पर देवी की कृपा है। यहाँ एक आत्मा ने अपने प्राण देकर दूसरों के लिए मार्ग खोला है। अब यह जगह साधारण नहीं रही। आने वाले वर्षों में यहाँ से बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। लोगों ने इसे आशीर्वाद माना। दोस्तों, धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा कि लड़कियां सिर्फ गांव तक नहीं, शहर और विदेशों तक पहुंचने लगी। जब भी कोई लड़की कहीं बड़ा मुकाम हासिल करती, तो उसका नाम लेने से पहले लोग मनीषा का नाम भी लेते। जैसे कोई डॉक्टर बनी को लोग कहते यह डॉक्टर नहीं, मनीषा की आत्मा का ही दूसरा रूप है। यह परंपरा इतनी गहरी हो गई कि यहाँ जन्म लेने वाली हर लड़की को लोग मनीषा की छाया कहने लगे। दोस्तों, संजय अब बूढ़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। एक दिन वह गांव के मंदिर में बैठा था। वहां एक छोटी बच्ची आई और बोली, दादा आप क्यों रोते हो मनीषा दीदी? तो यहाँ है ही, देखो हम सब वही तो है। संजय उस बच्ची को देखते रह गया। उसकी मासूम मुस्कान ने जैसे उसकी आधी पीड़ा हर ली। उसकी मन ही मन सोचा, सच ही है, मेरी बेटी हर उस बच्ची में है जो आज बेखौफ होकर सपने देख रही है। दोस्तों, गांव के लोग कहते कि जब इंसान का कर्म इतना गहरा होता है तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है, और यही अब हो रहा था। अब मनीषा एक इंसान का नाम नहीं रही थी, वह एक चेतना बन चुकी थी। खेतों की लहराती फसलें, सुबह की पहली किरण, बच्चों की हंसी, सब में उसकी झलक महसूस की जाती। दोस्तों, कभी कभी जब रात गहरी हो जाती और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तो गांव के कुछ लोगों ने अनुभव किया कि जैसे कोई धीमी सी आवाज हवा में गूंजती हो, डरो मत, मैं हूं, सपने देखो और उन्हें पूरा करो। लोग कहते यह आवाज मनीषा की ही है। और जब भी कोई बच्ची पढ़ाई में कठिनाई का सामना करती या किसी समस्या से जूझती, तो जैसे उसे अदृश्य ताकत मिल जाती और वह आगे बढ़ जाती। आखिरकार यह दांव इतिहास में दर्ज हो गया। किताबों में इसका जिक्र आने लगा, विश्वविद्यालयों में इसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते यह किताबों की बात नहीं, यह आत्मा की बात है। यहाँ वह आत्मा सांस लेती है जिसने अपने बलिदान से सबको जीवन दिया।
संजय जब आखिरी बार खेतों में गया तो उसने मिट्टी को हाथों में उठाकर माथे से लगाया और कहा, बिटिया अब मैं चैन से जा सकता हूँ। तूने अपना वादा निभा दिया। उसी शाम उसकी सांसें थम गई। पूरे गांव ने उसे कंधा दिया। लोग कहते थे कि जब उसकी चिता जली तो हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और उस रात आसमान में एक टूटता तारा दिखाई दिया, जिसे सबने मनीषा और संजय का मिलन माना। दोस्तों, उसके बाद से हर साल जब गांव में नई बच्ची जन्म लेती तो घर वाले कहते, देखो यह हमारी मनीषा लौट आई है। और शायद यही सच्चाई थी कि आत्माएं कभी मिटती नहीं, वे बार बार लौटकर वही अधूरा सपना पूरा करती है। मनीषा का सपना अब अधूरा नहीं रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों की इसमें क्या राय है? क्या हरियाणा के भिवानी शहर में रहने वाली बहन मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।